नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पत्नी मेंटेनेंस का केस डालती है तो उसको जो मेंटेनेंस उसमें उसने लिखा है, क्या उसी हिसाब से पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या कुछ इसके कोई पैरामीटर्स भी हैं जिसके हिसाब से पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए, यदि हम जब भी बात करें पति पत्नी का, जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो उसमें अगर हम क्रिमिनल केस को छोड़ दें तो एक केस जो है वो ज़रूर डालती है पत्नी, वो है मेंटेनेंस का। और मेंटेनेंस के केसेस देखिए, इसमें दो तीन तरह के केसेस जो हैं पत्नी मेंटेनेंस मांग सकती है। जिसमें सबसे पहले तो होता है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, जिसके तहत वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो माइनर्स हैं। इसके अलावा यदि सेक्शन 125 सीआरपीसी की बात हम नहीं करते हैं तो कौन सा केस है जिसमें कि वाइफ जो है मेंटेनेंस मांग सकती है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मॉनेटरी रिलीफ देने का एक प्रोविज़न है। तो उस मॉनेटरी रिलीफ के प्रोविज़न में पत्नी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। इसी तरह हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट है, जिसके अंतर्गत भी जो है पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन ये ऐसे केसेस जो हैं इस प्रोविज़न में, इस एक्ट में ना डाल करके लोग जो हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही डालते हैं। एक और जगह है जिसमें वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन वो जो मेंटेनेंस होगा वो सिर्फ केस के दौरान ही मिलता है। जब केस ख़त्म हो जाएगा तो वो मेंटेनेंस बंद हो जाता है। वो है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कि वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। देखिए, अब मेंटेनेंस में दो तरह के मेंटेनेंस होता है। एक तो होता है मेन मेंटेनेंस, जो कि जब केस ख़त्म होता है तो वो पति को देना पड़ता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। और एक होता है इंटरिम मेंटेनेंस। ये जो मेन मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ ये मैं आपको सेक्शन 125 और डीवी एक्ट की बात कर रहा हूँ। और इसी के अंडर जो है इंटरिम मेंटेनेंस भी होता है कि जो केस के दौरान देना होता है, क्योंकि केस थोड़े लंबे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेंटेनेंस की अमाउंट है। देखिए, जब भी वाइफ केस फाइल करेगी मेंटेनेंस का तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो कोट करेगी कोर्ट में कि उसकी जो है अपने खर्चे कितने हैं, अपने अगर बच्चे साथ में हैं उसके तो वो बच्चों का खर्चा कितना है। और साथ ही वो अपने हस्बैंड की इनकम को भी कोट करती है कोर्ट में, अपनी पिटीशन में, अपनी कंप्लेंट में, कि उसके हस्बैंड ये काम करते हैं और इतना कमाते हैं। देखिए, अपने खर्चे और अपने हस्बैंड की इनकम को कोट करने के बाद वो अपनी प्रेयर में एक अमाउंट कोट करती है जो कि वो एज मेंटेनेंस लेना चाहती है अपने हस्बैंड से। और इंटरिम मेंटेनेंस की अमाउंट को कोट करती है और मेन मेंटेनेंस की अमाउंट को भी कोट करती है। अब बात आती है कि क्या जो वो लिख रही है वो ठीक लिख रही है, क्योंकि अमूमन देखने में आया है कि जो पार्टीज़ होती हैं, देखिए कंप्लेनेंट है तो वाइफ होगी कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट हमेशा हस्बैंड ही होगा ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि पत्नी अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखती हैं। जो उनके खर्चे नहीं भी होते हैं या होते भी हैं तो उनको भी 2-3 गुना करके लिखते हैं। बच्चों के खर्चे भी हैं या फालतू के खर्चे जो हैं उसमें डाल दिए जाते हैं ताकि उनको जो है एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ किया जा सके और कोर्ट से जो है एक उनके मन में भी जो है दया भावना आए कि इनके जो है बहुत सारे खर्चे हैं और पति इनको कुछ नहीं दे रहा। साथ ही ये भी एक टेंडेंसी देखने में आई है कि जो वो अपने हस्बैंड की इनकम कोट करते हैं तो वहाँ पर भी वो अपने हस्बैंड की इनकम जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है कोट करते हैं कि उनकी जो है इतनी इनकम है, इतनी सैलरी है। हालांकि शायद वो उनको पता भी नहीं होती, कोई उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। अब क्वेश्चन वहीं पे आता है कि क्या उसने जो लिख दी है, जो अमाउंट लिख दी है, कोर्ट उसी को ही सत्य मानती है। देखिए, कोर्ट्स को भी पता है कि ऐसे केसेस में जो कंप्लेनेंट्स हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट्स को ये भी पता है कि जो हस्बैंड है वो भी अपनी इनकम जो है वो छुपाते हैं, वो कम से कम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ये चीज़ जो है दोनों तरफ से देखने में आती है कि कहीं ना कहीं जो दोनों के एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि पत्नी जो मांग रही है वो भी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे मांगती है और पति जो है अपनी इनकम जो शो करता है वो भी एक बहुत ही लो इनकम शो करता है, जो वो उसके हिसाब से एक एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये दोनों है, ये दोनों ही जो हैं अब कोर्ट कहती हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट्स ने ये कह दिया है लेटेस्ट जजमेंट में, रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
4 नवंबर 2020 की जजमेंट है ये। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आज भी ये उसी के ऊपर ही वीडियो है ये। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी इंटरिम मेंटेनेंस होगा या मेंटेनेंस होगा या परमानेंट एलिमनी होगी, तो किसी भी तरह का मेंटेनेंस है जो वो एक रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और किसी पार्टी को पनिश करने के लिए नहीं होना चाहिए कि दूसरी पार्टी यानी कि जो रिस्पोंडेंट है, हस्बैंड है, कहीं भी मेंटेनेंस का ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि वो पति को पनिश करने के लिए दिया गया है। देखिए, मेंटेनेंस जो है एक राइट है वुमेन का, जो कि उसके हस्बैंड से उसको मिलना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और उसका ऑब्जेक्ट, देखिए मेंटेनेंस देने का ऑब्जेक्ट यही है कि यदि उसको कोई देख रेख नहीं हो रही है हस्बैंड के द्वारा, अगर हम आउट ऑफ द कोर्ट देखें कि वो उस जो है केस तक कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे वो, तो इट मीन्स कि जो वाइफ है उसको प्रॉपर जो है हस्बैंड मेंटेन नहीं कर रहा है, जो भी उसके खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, वो उसको नहीं दे रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कि वो जो लेडी है वो डेस्टिट्यूट ना हो जाए, होमलेस ना हो जाए, उसको जो है बेसिक नीड्स उसकी पूरी हों, ये पूरा करने के लिए, और एक जो स्टेटस है वो मेंटेन करे जो उसके हस्बैंड का है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हस्बैंड एक स्टेटस मेंटेन कर रहा है तो वही स्टेटस जो है वाइफ भी मेंटेन करे, बच्चे भी मेंटेन करे। इसको देखते हुए ये ऑब्जेक्ट है मेंटेनेंस देने का, ना कि वो एक लग्जरी लाइफ जिए, या फिर जो है हस्बैंड की अगर इनकम बहुत कम है फिर भी वो ज़्यादा मांग रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में कि दोनों ही एक्सट्रीम जो है कोर्ट नहीं मानेगी। अब इस जजमेंट में उन्होंने ये बता दिया है। इसी को देखते हुए जो है अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अब मैंडेटरी कर दिया है। उन्होंने शैल का वर्ड यूज़ किया है कि अब जो है दोनों पार्टीज़ को ऐसे केसेस में अपने अपने जो है एफिडेविट देने होंगे। उनको अपने एफिडेविट देने होंगे किस चीज़ के, उनको अपनी डिस्क्लोज करनी होंगी एसेट्स अपनी, इनकम अपनी और लाइबिलिटीज़ अपनी। देखिए, ये जो एफिडेविट हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जो एफिडेविट होंगे उसमें डिस्क्लोजर होगा उनके एसेट्स का। ये दोनों के ही बता रहा हूँ मैं, दोनों ही पार्टीज़ का होगा। पहले क्योंकि वाइफ ने डाला है केस, तो वाइफ जो है अपने जो है सब कुछ एसेट्स वगैरह, इनकम्स वगैरह, लाइबिलिटीज़ वगैरह इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, तो उस फॉर्म में देगी वो। देखिए, एफिडेविट का एक पर्पज़ होता है, एफिडेविट जो है एक शपथ पत्र होता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एफिडेविट में झूठी होती है तो उसके खिलाफ भी जो है केस चल सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जो है एफिडेविट को जो है ये जो है इंटरिम मेंटेनेंस की मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम पे, क्योंकि वो जो है बहुत जल्दी डिसाइड किया जाता है। तो उस टाइम एफिडेविट दिया जाएगा इनकम का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का। ये दोनों तरफ से होगी और इन दोनों तरफ से जब वो आ जाएगी, क्योंकि अब एफिडेविट में उनको अपनी इंफॉर्मेशन जो है सही देनी पड़ेगी कोर्ट को, एक दूसरे से वो कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे। तो ऐसे में कोर्ट्स के लिए काफ़ी मदद मिलेगी इस एफिडेविट से उन डिसाइड करने में कि कितना मेंटेनेंस होना चाहिए। और ये ऑर्डर जो है सभी कोर्ट्स के लिए लागू होगा, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो। जिस भी कोर्ट में मेंटेनेंस के केसेस चल रहे होंगे उनको जो है एफिडेविट लेना ही पड़ेगा। अगर हम मेन मेंटेनेंस की बात करें, क्योंकि एफिडेविट आ चुके होंगे अब कोर्ट में, उसके बाद पार्टीज जो है अपने एविडेंस लेट करती है, तो वो एविडेंस जब लीड करेंगी तो उसके हिसाब से जो है मेन मेंटेनेंस भी कोर्ट बांधेगी और अपनी जजमेंट सुनाएगी। और ये जो मेंटेनेंस बांधती है कोर्ट, इसमें भी कई पैरामीटर्स कोर्ट ध्यान रखती है। ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर हम कंप्लेनेंट की बात करें, वाइफ की बात करें, तो उसका क्या स्टेटस है, किस फैमिली इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करती है, वो डिसाइड करेगा कि कितना मेंटेनेंस होना चाहिए। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी क्या नीड्स हैं, उसके अपने सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, क्या कोई उसकी प्रायर एम्प्लॉयमेंट थी, या क्या वो जो है मैरिज के दौरान जब उसकी मैरिज होगी उसके बाद भी काम करती थी, क्या उसको अपनी जॉब का सेक्रीफाइस करना पड़ा ड्यू टू मैरिज, या वो किसी और अडल्ट मेंबर्स को जो है वो लुक आफ्टर कर रही है, टेक केयर कर रही है, या उसकी क्या लिटिगेशन कॉस्ट जो है, एक रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट भी जो है वो कोर्ट डिसाइड कर सकती है। तो ये काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिसपे कि जो लेडी है, जो वाइफ है, उसका मेंटेनेंस जो है डिसाइड होगा। अगर हम हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड का जो कोर्ट देखती है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि उसकी क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है,
कि उसके कितने एसेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी कितनी इनकम है, उसके कितने एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में क्योंकि अब सिर्फ वाइफ और बच्चे ही उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उनको ही उन्होंने मेंटेन नहीं करना है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी मेंटेन करना है, या और कोई माइनर है तो उसको भी मेंटेन करना है। घर ऐसी चीज़ें भी कोर्ट्स देखती हैं, या कितने फैमिली मेम्बर्स हैं पूरे टोटल, तो वो चीज़ें, या और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं कोर्ट देखेगी। तो कोर्ट ने जो है इस जजमेंट के थ्रू ये कह दिया है कि जो भी मेंटेनेंस होगा, चाहे वो इंटरिम हो चाहे मेन हो, तो वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, और किसी भी तरह से सिर्फ हस्बैंड को पनिश करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जो लेडी है वो उसको एक रीज़नेबल अमाउंट मिले, ताकि जो एक स्टैंडर्ड हस्बैंड का है उसके हिसाब से वो अपने आप की देखरेख कर सके। तो आज का ये वीडियो था आपके लिए मेंटेनेंस के ऊपर कि कितना, क्या जो वाइफ मेंटेनेंस कोट करती है क्या उतना ही देना पड़ेगा। तो आप अपने सुझाव जो हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर लिख के दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। यदि आपकी कोई लीगल क्वेरी है तो वो भी मुझसे आप कमेंट्स में या मेरे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।